स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 12 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 मई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। कल साथियों संडे था, तो कल हमने लोगों ने वीकली रिवीजन किया था। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और संडे को वीकली जैसे टेस्ट होता है, जैसा कि आप सभी का आप पूरे सप्ताह का होता है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें लिए जाते हैं वीकली करंट अफेयर्स में। चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के क्वेश्चंस के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है। जैसा कि आपको हम बता दें कि ये हर साल भर में 2 बार मनाया जाता है, मई में और अक्टूबर में। 2 साल में मतलब 6 महीनों में एक बार, और दोनों ही बार मतलब क्या होता है, सेकंड सैटरडे जो होते हैं उनमें मनाया जाता है इसको। कोई फिक्स डेट नहीं होता है इसका। सेकंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर, इन दोनों महीनों के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है हर साल पक्षी दिवस। 10 मई को इस बार जैसा मनाया गया, इसीलिए कब मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस बार 10 मई और 11 अक्टूबर को होना है। जैसा कि अब हम बता दें एक बात कि इसमें प्रवासी पक्षी दिवस जो 2 बार क्यों मनाया जाता है, तो प्रवासी पक्षी दिवस क्यों मनाया जाता है, दोनों ही बात समझो। जैसे कि प्रवासी पक्षी दिवस जो है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पक्षी जो हैं भाई, उनके पास तो ऐसा तो है नहीं कि जो ज़्यादा गर्मी पड़ने पर वो एसी में घुस जाए या अपने अपने घरों में घुस के रहें। तो लोग अपने अपने घर में जैसा घुस जाते हैं। अब पक्षी है, अत्यधिक गर्मी हो जाती है, तो वहाँ पर जो पक्षी ऐसे होते हैं जो उतना ज़्यादा गर्मी नहीं सह पाते हैं, तो क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं। मतलब ठंडे स्थानों पर, ठंडे प्रदेशों में चले जाते हैं। ये कौन? पक्षी जाते हैं अपने, मतलब ये लोग तो उड़ के जा सकते हैं। उसके बाद जब वहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, तो या उनको जब वहाँ पर लगता है कि अनुकूल स्थिति नहीं है उनकी, वहाँ पर यहाँ के मतलब अच्छी स्थिति हो चुकी है, गर्मी कम हो गई है दूसरी जगह की, तो वो वापस चले आते हैं, यानी कि वो माइग्रेट कर गए। अब ऐसा 2 बार होता है साल भर में। एक बार जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तब वह जाते हैं, और एक बार जब गर्मी मतलब नॉर्मल जैसे ठंडी पड़ जाती है अक्टूबर नवंबर के टाइम पर, इसलिए मनाया जाता है। तो खैर अब बता दें कि नवंबर से ठंडी शुरू होती है, क्योंकि पहले अक्टूबर से होती थी। जैसा कि अब अक्टूबर के टाइम पर एक बार फिर ऐसा देखने को मिलता है कि जो ठंडे प्रदेशों में जो रहने वाले पक्षी हैं, जब वहाँ अत्यधिक ठंडी पड़ने लगती है, तो वहाँ के जो पक्षी होते हैं वो कहाँ, अपनी गर्मी वाली जगह पर फिर से वापस आ जाते हैं, गर्म प्रदेशों की तरफ आते हैं, माइग्रेट करते हैं। इसलिए अक्टूबर और मई के सेकंड संडे जो सैटरडे होते हैं, उनको डिसाइड किया गया है कि ठीक है, इसी दिन क्या है, इसकी थीम की बात करें तो शेयर्ड स्पीसीज क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ये इसकी क्या है, थीम है 10 मई की, जो कि विश्व प्रवासी दिवस 2025 की थीम बनाई गई है इस बार। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के कारण IPL 2025 कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो साथियों, ये कहा गया है कि अभी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी, तो कहा गया है कि भाई इसको 1 सप्ताह के लिए अभी कैंसिल करो, 1 सप्ताह बाद पुनर्विचार करेंगे। अगर स्थिति ठीक रहती है तो फिर से कंटिन्यू करते हैं, अगर नहीं रहती है तो इसे कैंसिल हो जाएगा ये पूरी तरीके से। इस बार का जो IPL है, हालांकि अब स्थिति में सुधार आता नजर आ रहा है। सीज फायर भी जैसा कि हो चुका है, दोनों के बीच में सीज फायर समझौते के बाद अब यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाए शायद IPL। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, देखो IPL क्या होता है, जैसे कि IPL होता है तो ऐसा नहीं है कि IPL जो है मतलब कि हम लोग है तो टीवी पर देखते हैं तो क्या दिक्कत आएगी, तो होने देना है चाहिए था, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो एक्चुअली में देखो ये होता क्या है कि स्टेडियम में होता है कोई भी, अब स्टेडियम में एक साथ 3 से लेकर के 400 लोग इकट्ठा होते हैं, कम से कम की बात हो रही है, वहीं पर कहीं पर भी हो। उसके बाद जैसे कि अगर मान लो गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, कहाँ पर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, तो जैसे ये IPL, तो वहाँ पर 1.25 लाख लोग इकट्ठा हो सकते एक साथ। ऐसे में युद्ध की सिचुएशन में अगर वहाँ पर कोई अटैक हो जाता है तो सोचो लाखों लोग एक साथ मारे जा सकते हैं, कैजुअलिटी हो सकती है, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा इंडिया का। ऐसे में इसे एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करना सही नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ पर अगर ब्लैकआउट वगैरह की बात करने को बात करें तो उसको पालन करने की घोषणा की जा रही है जनता को लेकर के। तो जनता और विरोध करती है कि भाई हमारे तो घरों में लाइट काट रहे हो, बंद करवा देते हो, उधर में उतना चकाचौंध चल रहा है, मतलब कि वहाँ IPL चलेगा, वहाँ पब्लिक रहेगी, लाइट्स चलेंगी, और हमारे घर में लाइट बंद करने के लिए कह रहे हो, तो इसलिए भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है ये IPL, इसको देखते हुए। और मोरल चीज़ें भी हैं, जैसे कि मतलब देश वार है तो इस सिचुएशन में तुम खेल रहे हो, ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, तो सेलिब्रेशन टाइप का कर रहे हो, तो सेलिब्रेशन होना चाहिए लेकिन बाद में। चलिए अगर बात करें तो भारत पाकिस्तान सीमा तनाव के कारण ये जो
रद्द करने का फैसला लिया गया। किसको? ये बीसीसीआई ने IPL 2025 को एक सप्ताह के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी है। किसने की है? बीसीसीआई ने फैसला किया है। तो धर्मशाला में मैच चल रहा था। कहाँ पर? ये धर्मशाला है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। उसी दौरान बीच मैच में हो गई कि यहाँ पर स्थिति गंभीर हुई, तो बीच मैच में ही कैंसिल करने का फैसला हो गया था। तो अब आगे आने वाले में हम बात करें दिनों में कभी भी मैच जो बचे हैं वो लीग वाले बाकी हैं जो वो हो सकते हैं। उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा प्लेऑफ मैच। 58 मैच 58 मैच हो चुके हैं। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, ये है क्या नाम इसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट जो है इन इंडिया 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में कहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया जाएगा? तो साथियों, कल ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। अब ये बता दें किया गया है तो मतलब इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने। तो दोनों ने मिल करके इसका उद्घाटन किया, जैसा कि राजनाथ सिंह जी जो वर्चुअल रूप से किए हुए हैं, आज ही साथ में जा करके किए इनके साथ में, मतलब दोनों मिलके। ये जो है बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है भारत के लिए, क्योंकि भारत में उत्तर प्रदेश में अब बहुत बड़े स्केल में ब्रह्मोस का उत्पादन हो पाएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भाई देखो, ब्रह्मोस का जो टेस्टिंग है एक प्रकार से हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखा दिया, और इसकी जो मारक क्षमता है क्या है, इसका भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ से मिलेगा? ये आप किससे देख सकते हो? पाकिस्तानियों से पूछ सकते हो, क्योंकि वहीं पर इसको किया गया है, यूज़ किया गया है। तो बहुत बढ़िया बता पाएंगे। वाकई में अगर बात बताएं, पाकिस्तान को जितने भी मतलब कि उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए, आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए, पता नहीं कितने उनके मिलिट्री कैंप जो थे वगैरह वो भी तबाह कर दिए गए हैं। किससे? ये हमारे ब्रह्मोस से। तो इन सब जगहों पर एक भी उनका ना तो रडार सिस्टम काम किया और ना तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम किया। इसको कभी पकड़ पाया, मतलब पकड़ ही नहीं पाया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को। अब प्रेसिजन स्ट्राइक किया है हमारे भारत ने। जैसा कि साथियों, ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये ना एक तरीके से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ध्यान रखना है कि सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है, और यह जो है यह अब तक की दुनिया की, भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि एक्यूरेसी के साथ में स्ट्राइक करने वाली मिसाइल है। ये कौन? ब्रह्मोस। यही कारण है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल की आज डिमांड भी बढ़ना शुरू हो चुकी है। फिलीपींस ऑलरेडी खरीद चुका है इसको 300 मिलियन में भारत से, और बाकी देश जो है इसका अच्छा जाता है, मतलब बता रहे हैं कि मतलब ये बहुत अच्छी है। ऐसे में ज़रूरत है कि इसके और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाए भारत में। अब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो इसके लिए लखनऊ में खुली है एक यूनिट, ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन की यूनिट। अब लखनऊ में यह खुला है। यह बात ध्यान रखना है कि पहली हाईटेक रक्षा निर्माण इकाई होने वाली है। ये दिसंबर 2021 में इसके लिए निःशुल्क भूमि किया गया था, मतलब इसका वो निर्माण किया, शुरुआत की गई थी बनने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर शुरुआत की गई थी। 3 साल में पूरे फैसिलिटी बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करें तो 300 करोड़ का निवेश किया गया है। कितना? 300 करोड़ का किया गया है। ब्रह्मोस एयर स्पेस में कितने? ब्रह्मोस एयर स्पेस में 300 करोड़ का निवेश किया गया है। अब आते हैं कि ब्रह्मोस पर, जो ब्रह्मोस है साथियों, यह क्या है? यह रूस और भारत की संयुक्त उपक्रम है। इनके द्वारा मिल करके शुरू किया गया था। ये पहली टेस्टिंग की बात करें तो 2001 में हुई थी, और उसके बाद से फिर हर प्रकार का इसका टेस्टिंग किया जा चुका है अब तक की। चाहे जैसे कि आप एयर टू एयर समझ लो, या एयर टू सरफेस समझो, या सरफेस टू सरफेस, ये शिप टू सरफेस भी हो सकती है। समुद्र से ज़मीन पर हर प्रकार के लिए टेस्टिंग कर चुकी है ये मिसाइल, इसका किया जा चुका है। और फाइनल बात करें, फाइटर जेट में भी इसको लगा करके, इसके अलावा जैसे कि ज़मीन से वैसे भी लॉन्च करके, तो हम हर मोड पे बात करें हर प्रकार से इसका परीक्षण हो ही चुका है अब तक की। और यह इकलौती एक ऐसी मिसाइल है जो हर वेरिएंट में उपलब्ध है। अमूमन आप देखोगे कि कोई मिसाइलें होती हैं कि सरफेस टू एयर होती है, या कोई होती एयर टू सरफेस होती है, या कोई एयर टू एयर ही होती है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है, ये क्या है कि खासियत है इसकी एक अलग, यह एक हर प्रकार से मतलब लॉन्च की जा सकती है, और इसकी यूनिट बनाती है, जैसे इसको अपने आप को ये यूनिट बना लेती है मिसाइल
मिसाइल, इसको पकड़ना जो है, एक बात करें तो अभी तक को नामुमकिन रहा है इसको पकड़ना, मतलब जैसे राडार सिस्टम से पकड़ लिया जाता है तो उसके लिए अभी नामुमकिन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसको नहीं पकड़ पाया है। इन लोगों के, इन देशों के लिए अगर बात करें, जैसे कि पाकिस्तान जैसे देश होते हैं, इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनके द्वारा जो ब्रह्मोस जो है एक्चुअली में रूस की, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी के नाम से मिल करके बना हुआ है ब्रह्मोस। यह बात भी ध्यान रखना है कि रूस की जो मॉस्को नदी है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश अगर यहाँ पर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश मैप में हम जिसे बताएं कि इसकी राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से सीएम है। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। रामगढ़ताल, सुरहाताल, सागरताल, मोती झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये सब झीलें हैं यहाँ की प्रमुख झीलें। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का, जो कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है, इटावा लायन सफारी भी यही है। यह महाराजगंज जैसा कि इसमें स्थित है, कहाँ, इटावा लायन सफारी। अभी गिद्ध संरक्षण केंद्र खुला है यहीं पर, वह भी सब याद रखना है आप लोग को सभी। उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोक नृत्य हैं, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौथा, छोरा, ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं प्रमुख। जो कि जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिले हैं यहीं पर भारत में, 75 जिले। सबसे ज़्यादा विधानसभा में सीटें 403, सबसे ज़्यादा विधान परिषद में 100 सीटें, और लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं 80, और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं 31। राज्य सरकार ने नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली को मंजूरी दी है। नार्को टेररिज्म की निपटने के लिए, नार्को टेररिज्म क्या है एक्चुअली में दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा पिछले कुछ सालों में लगातार ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है क्रॉस बॉर्डर, और वह भी जो ड्रोन के माध्यम से। वे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने हैंडलर्स जो होते हैं ना, हैंडलर्स से संपर्क बनाए रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो ड्रोन के थ्रू यहाँ पर हमारे मतलब भारत में क्रॉस बॉर्डर करा कर देते हैं ड्रग्स। छोटे छोटे ड्रोन होते हैं, आसानी से पकड़ में आते नहीं हैं, ड्रग्स की थैली ले करके यह बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और गिरा देते हैं हमारे भारत में। जैसा कि इनके स्थान पर यह बात करें तो इनको हैंडलर्स को जाना होता है और यहाँ से उठाते हैं और पूरे पंजाब में फैलाते हैं। ये पंजाब के पूरे युवाओं को क्या कर रखा है, बर्बाद कर दिया है इसने। इस टाइम पर ड्रग्स की लत क्या लगवा दी है किसको, पंजाब के लोगों को। और ड्रग्स इतनी खतरनाक लत होती है कि अगर एक बार लग जाए तो फिर बंदे को कुछ कहना नहीं पड़ता है, वह खुद ही क्या होता है कि मतलब हर जगह ढूंढता है ड्रग्स को। ऐसे ऐसे करके पूरे पंजाब जो है आज इसमें लिप्त हो चुका है, और इसको एक नया नाम दिया गया है नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म जो होता है ये एक पाकिस्तान का भारत के खिलाफ, तो पंजाब सरकार ने इसके लिए एक्शन लिया है। एक्शन की नार्को टेररिज्म से रोधी प्रणाली बनाएंगे। मतलब जैसे कि हम बात करें यहाँ पर जिसकी क्या हो रहा है, राज्य सरकार ने नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली को मंजूरी दिया हुआ है। एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर लागू करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे अगर ड्रोन यहाँ पर आ रहा होगा तो ड्रोन को वहीं पर मार दिया जाए, मतलब मार के गिरा दिया जाएगा, उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, सिंगल जैम कर दिया जाएगा। जैसा कि इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की बात की है किसने, पंजाब सरकार ने, क्योंकि वहाँ पर पंजाब जो है डायरेक्ट बॉर्डर लगता है किससे, पाकिस्तान से लगता है। तो और इसके अलावा अगर बात करें तो अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए भी राज्य सरकार ने क्या योजना शुरू की है, फरिश्ते योजना शुरू की है। इसको कवर किया जाएगा क्योंकि जितने भी पीड़ित होंगे, जैसे पहलगाम अटैक हुआ था या कोई फौजी होते हैं, उनसे जैसे किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई चोट आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनका इलाज किससे, फरिश्ते योजना के तहत कवर किया जाएगा। आतंकवाद पीड़ित है और अगर कोई जाए तो युद्ध में घायल नागरिक है। तो अब हम बात करें जैसे कि ये इलाज है, फरिश्ते योजना जो है बहुत पहले लॉन्च हुई थी यहाँ पर पंजाब में। हम आपको बता दें पंजाब सरकार इसके जरिए अस्पतालों में फ्री में ट्रीटमेंट दिलाया करती है, जो पठानकोट से अबोहर तक पाकिस्तान के सीमा के साथ में 532 किलोमीटर लंबे हिस्से में ड्रोन प्रणाली तैयार करने के लिए चिन्हित किया गया है। ड्रोन प्रणाली में बात करें तो नहीं, ये एंटी ड्रोन प्रणाली है। क्या है ये, ओनली ड्रोन प्रणाली नहीं है, ये एंटी ड्रोन प्रणाली। क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में मई 2025 में निपाह वायरस का मामला सामने आया है? तो जैसा कि मई 2025 में निपाह वायरस का मामला सामने आ गया है केरल राज्य में। साथियों अभी जैसे कि केरल में एक बार फिर से निपाह वायरस का मामला आया है। निपाह वायरस ये 2018 में पहली बार आया था केरल में, और इसके केसेस जो है साल 2 साल में 1-2 बार खूब तेज़ी से फैल जाते हैं।
और अगर अक्सर गर्मियों में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि केला वगैरह के थ्रू ये ज़्यादा फैलता है, और जो केला है ये फल होते हैं इनके थ्रू फैलता है, जैसा कि केरल में देखने को मिलता भी है। निपाह वायरस जो है ये 42 वर्षीय महिला में अभी देखने को मिला है। इसके बाद 2018 में पहला मामला सामने आया था। कभी कभी ये आता रहता है, ये एक 7वीं बार है जब देखने को मिला है यहाँ पर केरल राज्य में। निपाह वायरस एक जूटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है और इसकी मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। अब कहा जाता है कि जैसे कि जानवर जो हैं वो फल खाते हैं, और अगर फल को जब बाइट करेंगे तो उसको छोड़ देंगे, मतलब खा के पूरा तो खाएंगे नहीं, और उसी फल को अगर कोई मनुष्य खा लेता है तो फिर उसके थ्रू ये रोग हो जाता है। और यह अभी जैसा कि हम बता दें कि निपाह वायरस जो आया है, ये इससे क्वेश्चन भी बन चुका है, निपाह वायरस किस राज्य में आया हुआ है। तो केरल में अच्छी बात से ये है कि केरल में ही ये, मतलब जो निपाह वायरस है वो केरल राज्य में ही रहता है, अभी तक दूसरे राज्यों में नहीं फैला। ये एक अच्छी बात है कहीं ना कहीं। अब अगर हम बात करें तो केरल में ही देखने को जैसे मिलता है, तो केरल के बारे में अगर जानना चाहें आप तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन सीपीआई पार्टी से हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। वेम्पनाडु घायल झील है, हडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, पलक्कड़ गैप है, थामारासिरी गैप है, कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियक्कम ये लोक नृत्य हैं प्रमुख कहाँ के, केरल के। जिले 14 हैं, विधानसभा में 140 और लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन हमारा, कहाँ पर 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ किया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यह साथियों काठमांडू नेपाल में हुआ है। ये नेपाल में काठमांडू जैसे कि इसकी राजधानी है। यहाँ पर देखिए नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के काठमांडू में 8 से 12 मई तक आयोजित किया गया है। इस बार इसमें नेपाल, चीन, यूक्रेन, बांग्लादेश, तुर्की समेत 120 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हो रहे हैं। नेपाल के बारे में अगर आप जानें तो भारत का पड़ोसी देश है, जैसा कि राजधानी है काठमांडू, और काठमांडू में जिसका हेडक्वार्टर है किसका, ये है हेडक्वार्टर काठमांडू में किस संगठन का हेडक्वार्टर है, जैसा कि तो दक्षिण एशिया में बने जो संगठन का हेडक्वार्टर यहीं पर है। इसको आप कमेंट करके बताइएगा। केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा होती है, और जैसे राजधानी आपको हम बता चुके हैं काठमांडू है। नेपाल में ही 18वां हाथी महोत्सव आयोजित किया गया है। यहीं पर पश्मीना महोत्सव भी मनाया जाता है, और जैसा कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नेपाल में ही स्थित है, और पड़ोसी देश है भारत का हमारे। मई 2025 में किस देश ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए जलीय कृषि में प्रमुख रोगाणु रोधी दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में जैसा कि हम बता दें इस पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने क्या कहा है कि रोगाणु रोधी जो प्रतिरोध से निपटने के लिए जो जलीय कृषि में जो केमिकल्स यूज़ करते हैं वो जो होते हैं एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एंटी माइक्रोबाइल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, इनका अब क्या होगा कि यूज़ नहीं होगा, इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है। आप ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप देख पाओगे, कॉमर्स मिनिस्ट्री प्रोहिबिटेड यूज ऑफ सेवरल मेडिकली इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबाइल्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर जो कि सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें पानी में जो खेती होती है, पानी मतलब खेती मतलब क्या, पानी में क्या घास उगाएंगे नहीं, पानी की खेती का मतलब है कि यहाँ पर जो जलीय जीवों की खेती करते हैं, जैसे कि मतलब मछली उत्पादन करते हैं या फिर यहाँ पर जलीय जीव होते हैं उनका उत्पादन करते हैं, तो बड़ी मात्रा में जैसा कि उड़ीसा, बंगाल इन सब जगहों पर यह सेल भी किए जाते हैं और बड़ी मात्रा में इनकी खेती भी होती है। तो ऐसे में कहा गया है कि भाई कोई रोगाणु रोधी जो दवाओं का यूज़ ना करो, क्योंकि इससे क्या होता है तो जल प्रदूषण तो होता ही है, दूसरा अगर इसका दुष्परिणाम निकल जाता है दुष्परिणाम तो कोई रोग वगैरह भी फैल सकता है इससे। तो बहुत तेज़ी से सभी जलीय जीवों में फैलने लगता है। तो इसलिए इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। क्या किया गया, बंद किया गया, इसको बैन किया गया है। इस प्रतिबंध में कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि एंटीवायरल और एंटीप्रोटोकॉल्स ये शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा भारत के समुद्री खाद्य निर्यात को भी बढ़ावा देने का लक्ष्य है। इसके अलावा इनके थ्रू मनुष्य जब इसका उपयोग करते हैं तो इनको भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इसको वित्तीय सहायता देने पर आईएमएफ बोर्ड की बैठक में मतदान से बाहर रहने का चयन किया हुआ है। तो साथियों अभी हाल ही में आईएमएफ ने लोन सेक्शन कर दिया है, किसके लिए, पाकिस्तान को, और इससे भारत बहुत खपा था। आपने देखा कि जैसे कि भारत लगातार क्या कर रहा है, मांग उठा रहा था कि आईएमएफ से कि तुम पैसे क्यों दे रहे हो इसको, यह पैसा जो भी आता है यह सब उसको फंड करता है आतंकी या फिर क्रॉस बोर्डर जैसे कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, आतंकियों को पनाह देने के लिए ये इसी पैसे को यूज़ करता है। फिर यह यही करेगा
करेगा। लेकिन पाकिस्तान जब बात करें तो IMF नहीं माना। IMF जो है अमेरिका के इन्फ्लुएंस में पूरा काम करता है अच्छे से। अमेरिका को तो अपना काम निकालना है। अमेरिका को इस रीजन में इंडिया को चेक पॉइंट पर रखना होता है, इसलिए पाकिस्तान को जिंदा रखना है अमेरिका को। इसलिए यहाँ पर जो IMF है बोर्ड ने यहाँ पर क्या किया कि $1 बिलियन का जो लोन है सैंक्शन कर दिया है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। साथ ही यह भी कहा है कि हम $1.4 बिलियन और देने वाले हैं कितने दिनों में? अगले दिनों में। उसको भी अप्रूवल दे दिया है। तो 1 बिलियन तो अभी ये दे ही देगा, आगे आने वाले टाइम पर ये 1.4 बिलियन का भी और सेक्शन देगा, लचीलापन दिखाएगा इसके लिए। तो हम बात करते हैं, इसने घोषणा जैसा कर दी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने किया हुआ है। हम यहाँ पे बात करें तो गीता गोपीनाथ जो कि भारत की तरफ से है, मतलब मूल होती हैं, भारत की मूल से हैं, वहाँ पर ये भी अध्यक्ष के रूप में हैं। उसके बाद कृष्ण जारजीवा अध्यक्ष हैं यहाँ पर। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पावरफुल जैसा कि पर्सन है ये कौन? हमारी गीता गोपीनाथ जी दूसरी पद पर है सबसे बड़ी। लेकिन फिर भी पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान को यहाँ पे फंड दिया जा रहा है। अमेरिका के पूरे इन्फ्लुएंस में चलता है ये, तो पाकिस्तान को मिलेगा फाइनली। भारत जो इसमें इसकी बोर्ड में क्या वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में भारत ने क्या किया है? अब्सटेन करने का फैसला किया है। एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि IMF के लिए जब फंडिंग की जाती है, वोटिंग की जाती है, तो उसमें क्या होता है कि ऑप्शन 2 रहते हैं। या तो आप वोट करो, उसको सपोर्ट करो, ठीक है, या तो आप अब्सटेन हो जाओ, यानी कि वोटिंग हिस्सा ही ना लो, उसमें भाग ना लो। इन 2 ऑप्शंस होते हैं। तो UN में अगर और जगह की बात करें, UN वगैरह में, उसमें क्या होता है? बाकी जगहों पर, बाकी मुद्दों पर वोटिंग के लिए होता है। उसमें होता है कि या तो आप सपोर्ट दिखाओ, या तो आप विरोध करो उसका, या तो अब्सटेन रहो। लेकिन यहाँ पर क्या है? केवल आप सपोर्ट करो, दिखाओ, या तो यहाँ पर से आप अब्सटेन हो जाओ। ये ऑप्शन 2 ऑप्शन रहते हैं। तो भारत यहाँ पर अब्सटेन रहा है। अब क्योंकि भारत इसके खिलाफ है, जस्ट जैसे कि हमेशा के लिए जैसे IMF लोन पाकिस्तान को दे रहा है, तो इससे भारत तो खिलाफ रहेगा ही। हम लोग पाकिस्तान को गरीब बनाने में लगे हुए हैं, और ये जो IMF वाले हैं, अमेरिका है, ये बार इसको फंड दिए जा रहे हैं। वो भी क्या हो रहा है? इससे आतंकियों को पनाह देगा, फिर आतंकवाद फैलाएगा। अगला में से किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 साल का गोल्डन वीजा शुरू कर दिया है? तो इंडियन इन्वेस्टर्स और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए 10 वर्ष का मतलब 10 साल का गोल्डन वीजा प्रणाली शुरू की है वियतनाम देश ने। वियतनाम साथियों एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। हम बात करें तो ये जो वियतनाम है, ये थाईलैंड हो गया, जैसे कि ये सब जो है केवल टूरिज्म पर ही डिपेंड रहते हैं। किस पर? टूरिज्म पर। जितने भी द्वीप देश होते हैं आप ले लो, जैसे कि खास करके कोस्टल बॉर्डर के जो होते हैं, उनको क्या होता है कि जो बीच वगैरह होते हैं उन पर जाते हैं लोग अक्सर टूरिज्म को एक लुत्फ उठाने। मालदीव हो गया, जैसे कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो यहाँ का सोर्स टूरिज्म ही होता है। और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में ज़्यादा संख्या है, मतलब जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो टूरिज्म भी इंडिया से बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो इकोनॉमी है यहाँ की बढ़ती रहती है, इकोनॉमी भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर इसके जो लोग हैं जो हैं वो जा कर के खर्चे भी करते हैं अच्छे से अच्छे। तो खैर जैसे कि बात करें तो वियतनाम चाहता है कि भारतीय जो पर्यटक हैं वहाँ पर आएँ, और साथ ही साथ भारतीय निवेशक भी वहाँ पर आएँ। इसके लिए 10 साल का गोल्डन वीज़ा शुरू किया है। किसने? इसने, वियतनाम देश ने। इन्होंने तो निवेशकों के पेशेवर जो और दीर्घकालिक पर्यटकों के लिए यह वियतनाम आने वाले दिन में आकर्षित करने के लिए एक अग्रसर है। इसकी राजधानी हनोई होती है। फार्म में चीन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। वियतनामी जो डोंग यहाँ की मुद्रा है। आपको अगर हम मैप की बात करें तो वियतनाम जो है ये देश है, आप देखोगे कि थाईलैंड होता है, थाईलैंड अक्सर सुना ही होगा थाईलैंड। तो थाईलैंड के अगल बगल ही जैसे कि कंबोडिया है दिखेगा आपको, उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर दिखेगा वियतनाम, कंबोडिया के बगल में। किसके बगल में? कंबोडिया के। थाईलैंड है, लाओस है, म्यांमार है, पहले म्यांमार, फिर लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, उसके बाद वियतनाम देश आपको दिखेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसके साथ में मिल करके UP एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल शुरू की हुई है? तो ये पहल शुरू की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ में मिल करके। आप यहाँ पर बता सकते हो, देख सकते हो कि जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी और जो अजय बंगा हैं, इन दोनों ने मिल करके ये पहल शुरू की है, जो कि भारत के ही हैं। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के आज के टाइम पर अध्यक्ष हैं। तो वर्ल्ड बैंक और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है मिल करके, UP एग्रीज और AI प्रज्ञा। ये क्या करेगा कि जो राज्य में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए और युवाओं को डिजिटल कौशल में ट्रेनिंग देने के लिए एक काम करेगा। तो कृषि उत्पादकता जो होती है, इसमें 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा एंड कृषि उत्पादन बढ़ाया भी जाएगा।
यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का भी एक लक्ष्य को यह पूरा करने में मदद कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की अगर बात करें तो 1944 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना मतलब हेडक्वार्टर है, जैसा कि स्थापना भी वहीं हुई थी। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर भी है और अध्यक्ष हैं जैसा कि अजय बंगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एडीबी है। आईएमएफ जैसा कि आईएमएफ जो कि कहाँ पर है, ये भी वाशिंगटन डीसी में है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर यहीं पर है और इसकी स्थापना इन दोनों की 1944 में की गई थी। अब आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी आरबीआई एक्ट के थ्रू। एंड आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक है। आरबीआई टोटल किन किन देशों जो बैंक होते हैं ना, क्योंकि ये बैंकों का बैंक होता है आरबीआई, तो इसने अभी जैसा कि जुर्माने के तौर पर बताएं तो केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।